So the topic we will be discussing in this video is lumbar puncture needle. lumbar puncture needle एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे पैथोलॉजी के स्पॉटर्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। तो इसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी साइट होती है जहाँ पे हम लोग लंबर पंक्चर करते हैं। तो मोस्ट प्रेफर्ड साइट जो होता है वो L3 L4 इंटरवर्टेब्रल स्पेस होता है। उस L3 और L4 इंटरवर्टेब्रल स्पेस जो होता है वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट होता है पंक्चर करने का, दैट इज लंबर पंक्चर करने का मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो L3 और L4 वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे। L2 L3 इंटर स्पेस और L4 L5 इंटर स्पेस को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफर्ड साइट जो होता है वो L3 L4 इंटर वर्टेब्रल स्पेस होता है। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पंक्चर की। तो सबसे पहले हम लोग पंक्चर करते हैं स्किन को पंक्चर के करने के बाद फिर वो जो निडल होता है वो पंक्चर करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू को। उसके बाद फिर पंक्चर होता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, देन पंक्चर होता है इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, देन पंक्चर होता है लिगामेंटम फ्लेवम, एंड देन पंक्चर होता है एपिड्यूरल स्पेस, फाइनली ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, एंड फाइनली सब एरेक्नॉइड स्पेस तक हमारा निडल पहुंचता है। तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बाहर में जो हम लोग को स्किन दिखाई दे रहा है, ये स्किन का सबसे पहले पंक्चर हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होता है वो पंक्चर होता है। उसके बाद फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, दिस इज द सुप्रास्पाइनस लिगामेंट जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है, ये सुप्रास्पाइनस लिगामेंट उसके बाद फिर पंक्चर होता है। इसके बाद फिर जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर जो बीच में स्पाइनस इंट्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं उसका पंक्चर होता है। तो दिस आर द इंट्रास्पाइनस लिगामेंट, उसको पंक्चर करता है ये निडल। उसके बाद फिर पंक्चर करता है लिगामेंटम फ्लेवम, दिस इज द लिगामेंटम फ्लेवम जिसको पंक्चर किया जाता है। लिगामेंटम फ्लेवम को पंक्चर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मेनिंजस के अंदर। तो मेनिंजस के अंदर पहुंचने के बाद हम लोग पंक्चर करते हैं ड्यूरा मैटर को, एरेक्नॉइड मैटर को, एंड फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में, जहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है, और उस CSF को हम लोग फिर वहां से एस्पिरेट कर लेते हैं। तो ये है कैसे जो हमारा पंक्चर होता है, जो पंक्चर निडल होता है वो कैसे पंक्चर करता है इन अ सीक्वेंस। तो ये हमसे कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिसमें हम लोग लंबर पंक्चर निडल का यूज़ करते हैं। तो कुछ इफेक्टिव कंडीशंस होते हैं जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया। इन कंडीशंस के अंदर लंबर पंक्चर निडल का हम लोग यूज़ करते हैं CSF को एस्पिरेट करने के लिए। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, जैसे कि गुलियन बारे सिंड्रोम हो गया, इनके अंदर भी हम लोग लंबर पंक्चर निडल का यूज़ करते हैं। न्यूरोसिफिलिस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं VDRL टेस्ट के थ्रू। फिर हम लोग सब एरेक्नॉइड हैमरेज के अंदर इसको हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि सब एरेक्नॉइड हेमरेज है या फिर नहीं। अगर CSF के अंदर हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को ब्लड दिखाई दे रहा है तो वो सब एरेक्नॉइड हेमरेज का केस हो सकता है। नेक्स्ट कुछ थेरोपेटिक इंडिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे कि इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, ये भी हम लोग करते हैं लंबर पंक्चर निडल के अंदर। सो ये सारे कॉमन इंडिकेशंस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कॉमन इंडिकेशंस है जब हम लोग लंबर पंक्चर निडल को यूज़ करते हैं। तो नाउ हम लोग देखेंगे कि कैसे CSF का जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स CSF के क्या होते हैं और वो कैसे वायरल, बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर और फंगल मेनिंजाइटिस के केस में कैसे वो डिफर करते हैं नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस की। तो जो CSF का नॉर्मल अपीयरेंस होता है वो होता है क्लियर एंड कलरलेस। तो CSF फ्लूइड जो होगा वो नॉर्मली क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसका प्रेशर जो होता है वो 60 to 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग से पूछा जाता है कि नॉर्मल CSF प्रेशर कितना होता है, तो वो 60 टू 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है। और अगर हम लोग बात करें प्रोटीन लेवल की, तो जो CSF होता है, CSF के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो 20 टू 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि CSF के अंदर प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है। CSF के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट कितना होता है, तो दैट इज 45 टू 80 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो मेनली हम लोगों से नॉर्मल CSF के बारे में चार बातें पूछी जाती हैं कि उसका अपीयरेंस कितना होता है, CSF का प्रेशर कितना होता है, CSF के अंदर प्रोटीन का लेवल कितना होता है और ग्लूकोज का लेवल कितना होता है। नेक्स्ट जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर और फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर कैसे चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपीयरेंस की अगर हम लोग बात करें, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केस में जो CSF होता है उसका अपीयरेंस होता है क्लाउडी और प्यूरिलेंट। तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का जो CSF होगा वो क्लाउडी एंड प्यूरुलेंट अपीयरेंस का होगा और वो कोएगुलम को भी फॉर्म करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा तो मेनिंजाइटिस, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर मेनिंजाइटिस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्यूरुलेंट और क्लाउडी
क्लाउडी फ्लूइड होगा, CSF जो होगा। वायरल मेनिंजाइटिस के केस में हम लोगों को क्लियर अपीयरेंस ही होता है, जो CSF होता है उसका अपीयरेंस क्लियर ही रहता है, जबकि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में ये क्लियर और कलरलेस तो होता है, लेकिन इसके अंदर कॉबवेब का फॉर्मेशन होता है। अब ये कॉबवेब क्या होता है? ये जो कॉबवेब होता है, ये दिस कॉबवेब इज एक्चुअली कॉबवेब इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ द फिब्रिनोजन। मतलब क्या होता है कि जब CSF है, जब CSF को हम लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, जब वो स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, तो उसके अंदर जो फिब्रिनोजन होता है उसका कोएगुलेशन होता है, और फिब्रिनोजन के कोएगुलेशन होने की वजह से, कोएगुलेशन ऑफ द फिब्रिनोजन होने की वजह से क्या होता है? कॉबवेब का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी अगर हम लोगों को CSF के अंदर कॉबवेब का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो वो सजेस्टिव होता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंगल मेनिंजाइटिस के केस में, उसका जो अपीयरेंस होता है CSF का, वो भी क्लियर होता है या फिर कभी कभी स्लाइटली क्लाउडी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CSF प्रेशर के बारे में। तो नॉर्मल CSF प्रेशर तो 60 टू 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर होता है, लेकिन कोई भी मेनिंजाइटिस होगा उसके अंदर CSF प्रेशर हमेशा एलिवेटेड कंडीशन में होगा, चाहे वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो उसके अंदर भी एलिवेटेड होगा, वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर भी एलिवेटेड होगा, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर भी एलिवेटेड होगा, और फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर भी एलिवेटेड होगा। WBC काउंट की अगर हम लोग बात करें, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर ऑब्वियस ही बात है कि सबके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, जब भी इन्फेक्शन होगा तो WBC का काउंट तो इंक्रीज होगा। तो वो चाहे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो वायरल मेनिंजाइटिस हो, चाहे वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो, और चाहे वो फंगल मेनिंजाइटिस हो, किसी भी कंडीशन के अंदर ये जो WBC का काउंट होता है वो इंक्रीज होता है। अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा WBC काउंट के अंदर, क्योंकि ये एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है, इसलिए मोर देन 1000 पर माइक्रोलीटर। वैसे ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एलिवेशन जो होता है वो हमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर बहुत ही ज़्यादा एलिवेशन हम लोग को देखने को मिलेगा। कौन सा WBC किसके अंदर ज़्यादा इंक्रीज होता है? सी नॉर्मल CSF के अंदर हमें न्यूट्रोफिल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, और लिम्फोसाइट्स भी यूजुअली एब्सेंट होते हैं, अगर प्रेजेंट होते भी हैं तो 0 to 5 सेल्स ही होते हैं पर माइक्रोलीटर। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर मेनली हम लोगों को न्यूट्रोफिल्स जो होंगे वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर मेनली लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पहले न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स अर्ली स्टेजेस के अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, और उसके बाद फिर लिम्फोसाइट्स मेनली ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं वायरल मेनिंजाइटिस के केस में। फिर हम लोग बात करते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर भी मेनली लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स इंक्रीज होते हैं, और फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर भी सिमिलरली लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स मेनली इंक्रीज होते हैं। तो ये हमें पता चल गया कौन से टाइप की WBC ज़्यादा इंक्रीज होती है CSF के अंदर, किस टाइप के मेनिंजाइटिस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटीन लेवल की। तो हमें पता है कि नॉर्मल प्रोटीन कंटेंट जो होता है, नॉर्मल प्रोटीन लेवल नॉर्मल CSF के अंदर 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है। अब ये डिफरेंट मेनिंजाइटिस के अंदर वेरी करता है। सारे के सारे मेनिंजाइटिस के अंदर हम लोग एक याद कर सकते हैं कि जो प्रोटीन का कंटेंट होगा CSF के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें ऐसा कह सकते हैं कि वायरल के अंदर इसका इंक्रीज जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, जबकि बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलर और फंगल के अंदर इसका इंक्रीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बैक्टीरियल के अंदर भी इसका इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्यूबरकुलर के अंदर भी ये जो प्रोटीन का कंटेंट होगा CSF के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और फंगल के अंदर भी इसका कंटेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज के लेवल की। तो ग्लूकोज का लेवल जो नॉर्मल CSF होता है उसके अंदर ये लेवल होता है 45 टू 80 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर। मेनिंजाइटिस के केस में ये ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो वेरी कर सकता है। अगर ये मेनिंजाइटिस जो है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, तो ग्लूकोज का लेवल इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज का लेवल पे कोई खास फर्क नहीं होता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस में वंस अगेन ये जो लेवल होता है ग्लूकोज का वो डिक्रीज हो जाता है, और फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर या तो वो नॉर्मल रहता है या फिर वो स्लाइटली रेड्यूस हो जाता है। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर ये जो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, बाकी सब के अंदर या तो वो नॉर्मल रहता है या तो माइल्डली रेड्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल्चर के बारे में।
तो कल्चर जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग बैक्टीरियल सीएसएफ को कल्चर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा फॉर बैक्टीरिया। अगर हम लोग वायरल सीएसएफ को कल्चर करेंगे तो उसमें कुछ कल्चर में आएगा नहीं, कुछ खास दिखेगा नहीं हम लोगों को। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के केस का अगर कोई सीएसएफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कल्चर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा फॉर ट्यूबरकुलोसिस। फंगल इन्फेक्शन अगर होगा तो वो फंगल के लिए पॉजिटिव आएगा। तो ये सिंपल सी बात है जो हमें पता होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट मेनिंजाइटिस के अंदर। ये सीएसएफ एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो थ्योरी के अंदर हो चाहे वो वाइवा के अंदर हो। मेनली इसके अंदर हमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए इसमें डिफरेंशिएट में, वो इसका अपीयरेंस होता है, वो इसका प्रेशर होता है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ग्लूकोज और कल्चर। एक्चुअली में सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट ये पॉइंट्स बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल ही 5 स्टार टॉपिक है जो कि पूछा ही जाता है। तो ये हमें पूरा ये टेबल हमें एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग से पूछा जाता है व्हाट इज लंबर पंक्चर किट। जब भी लंबर पंक्चर निडल होता है तो उसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि लंबर पंक्चर किट क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो लंबर पंक्चर किट होता है उसके जो कंपोनेंट्स मेनली होते हैं वो होता है लंबर पंक्चर निडल, जिसमें एक स्टाइलेट भी होता है विथ अ स्टाइलेट। तो एक लंबर पंक्चर निडल होगा, ऐसे करके एक निडल होता है और निडल के अंदर ही एक स्टाइलेट होता है। ये स्टाइलेट और निडल, स्टाइलेट उसके अंदर होता है। तो इस तरह ये दोनों हम लोग एक्चुअली में इसी के थ्रू हम लोग एक्चुअली में पंक्चर करते हैं और फिर फाइनली सीएसएफ को एस्पिरेट करते हैं। नेक्स्ट लंबर पंक्चर किट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं 4 कलेक्शन वाइल्स, जो कि इस किट के अंदर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। दिस आर द 4 कलेक्शन वाइल्स होते हैं इसके अंदर। 4 कलेक्शन वाइल्स होते हैं जिसमें से सबसे पहला कंटेनर जो होता है वो होता है फॉर केमिकल एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। सेकेंड कंटेनर के अंदर जो सीएसएफ हम लोग लेते हैं वो रखते हैं फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड कंटेनर के अंदर हम लोग सीएसएफ डालते हैं जिसको हम लोग सेल काउंट के लिए रखते हैं। और फोर्थ कंटेनर के अंदर कोई एडिशनल टेस्ट अगर हम लोग को रन करना होता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग सीएसएफ एस्पिरेट करते हैं वैसे वैसे इन कंटेनर्स को फिल करते जाते हैं। सबसे पहले सीएसएफ डालेंगे हम लोग फर्स्ट कंटेनर के अंदर जिसको हम लोग केमिकल और सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। सेकेंड कंटेनर के अंदर फिर सीएसएफ डालेंगे जिसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। थर्ड कंटेनर के अंदर उसके बाद हम लोग फ्लूइड डालेंगे जिसके हम लोग सेल काउंट या फिर हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद फोर्थ कंटेनर के अंदर रिमेनिंग सीएसएफ डालेंगे जिसको हम लोग एडिशनल टेस्ट जो कि हम लोग को रन करना होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इस लंबर पंक्चर किट के अंदर हम लोगों को एक मैनोमीटर दिखता है जिसके थ्रू हम लोग सीएसएफ प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक स्टेराइल ड्रेप होता है, दिस इज द फेनेस्ट्रेटेड स्टेराइल ड्रेप। एक डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशन होता है, जैसे कि मेनली क्लोरहेक्सिडीन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थेटिक होता है विथ एपिनेफ्रीन होता है एनेस्थेटाइज करने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं लंबर पंक्चर किट के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है कलेक्शन वाइल्स से। तो टोटल 4 कलेक्शन वाइल्स होते हैं एक लंबर पंक्चर किट के अंदर और इन सारे वाइल्स को हम लोग किस किस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। नाउ डिफरेंट कलर कोड्स असाइन किया गया है डिफरेंट टाइप के निडल्स को। जितने भी लंबर पंक्चर निडल्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर कोड असाइन किया जाता है जिससे हम लोग उस पता कर सकते हैं कि वो किस गेज का निडल है। तो हमें जैसे कि कलर कोड की अगर हम लोग बात करें, गेज की अगर हम लोग बात करें तो डायमीटर ऑफ द निडल जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेज ऑफ द निडल के। मतलब अगर कोई कम गेज का निडल है तो उसका जो निडल होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा किसी ज़्यादा गेज के निडल से। मतलब 18 गेज का अगर कोई निडल है तो उसका डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, 23 गेज के निडल के डायमीटर से। तो ये एक इनवर्स रिलेशन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। फिर ये डिफरेंट कलर कोडिंग है जो कि डिफरेंट गेज को रिप्रेजेंट करती है 18 से लेकर के और ये 27 तक टोटल गेजेस मेनली यूज होते हैं जो कि पिंक कलर, क्रीम कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर और ग्रे कलर का होता है। सारे कलर कोडिंग को याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है हमें ब्लैक कलर पता होना चाहिए कि ब्लैक कलर जो होता है वो 22 गेज को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर जो होता है वो मेनली 20 गेज को रिप्रेजेंट करता है। पिंक कलर जो होता है वो 18 गेज को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर और पर्पल कलर हमें पता होना चाहिए 23 और 24 होता है। और ऑरेंज कलर जो होता है वो 25 गेज का निडल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट निडल्स हैं जिनके हमें कलर कोडिंग याद होने चाहिए। तो ये पूरा हमने लंबर पंक्चर निडल के बारे में डिस्कस कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉटर है जो कि पूछा जाता है, वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।